हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50 MCQ क्वेश्चन SST का 50 MCQ क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएं। कम से कम यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में 7 नंबर फिक्स है, 7 नंबर फिक्स है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को देखना एकदम भूल कर भी छोड़ कर नहीं जाएँ इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी। क्या है? प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस की खोज जोहानस गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? जोहानस गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती ने लिखा था। किसने लिखे थे? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखे थे। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों, इसमें है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से किए थे। कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की अध्यक्ष किसने की। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो 1922 ईस्वी में। कब लिया गया था? 1922 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। यहाँ से आप लोगों को कम से कम तो 7 नंबर फिक्स है, कम से कम 7 नंबर फिक्स है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। इसके रचना किसने की है? तो महात्मा गांधी की रचना है हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है रेलवे का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ। दोस्तों, रेलवे का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? तो ये ब्रिटेन में हुआ था। किस देश में हुआ था? सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले और 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला और 10वां प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 7 नंबर फिक्स है, कम से कम 7 नंबर फिक्स है। इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें, एकदम अंत तक देखें। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है। कौन है? हीराकुंड बांध है, जो महानदी पे है। किस नदी पे है? महानदी पर है। जो महानदी पर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। महानदी पर कहाँ है?
उड़ीसा में है। महानदी पर उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कृषि का मुख्य रबी फसल कौन सा है? तो दोस्तों कृषि का मुख्य रबी फसल कौन सा है? रबी फसल के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें रबी फसल कौन है? गेहूँ रबी फसल है। कौन सा है? गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा VVI ये सभी प्रश्न है। आज के वीडियो में केवल और केवल VVI की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो चाय का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? यही इसका पूछने का मतलब है। तो चाय का उत्पादन भारत में सबसे अधिक असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन है? केरल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मिक्का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मिक्का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? दोस्तों मिक्का का मतलब अभ्रक होता है। क्या होता है? अभ्रक होता है। मिक्का का मतलब क्या होता है? तो अभ्रक होता है। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अभ्रक का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मिक्का के मतलब घबराइएगा नहीं, मिक्का का मतलब क्या होता है? तो अभ्रक होता है। अभ्रक होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले और 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला और 20वां प्रश्न है कि भारत में काले कपासीय मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत में काले कपासीय मिट्टी को क्या कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी कहते हैं। यहाँ वो छूट गया है, रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग का 20 प्रश्न में कितना सही हुआ, 20 प्रश्न में कितना सही हुआ। और उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 73 शब्द हैं। कितने हैं? 73 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है और 22वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला और 23वां प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुसूची में है? पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस सूची में है? तो दोस्तों ये 11वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 11 सही है। ऑप्शन नंबर 11 सही है। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा VVI है, बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो खासकर आज का वीडियो को देखना ना भूलें और अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ से कम आपके एग्जाम में 7 नंबर फिक्स है। कितना? 7 नंबर फिक्स है। अधिक से अधिक आपके एग्जाम में 10 नंबर आ सकते हैं, 10 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन 7 नंबर फिक्स है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार किसे कहा जाता है? तो चुनाव का कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चुनाव को कहा जाता है। लोकतंत्र का त्यौहार क्या होता है? चुनाव ही ना होता है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है? तो भारत में। सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है?
समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज को वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि यहाँ जितना हम प्रश्न लाए हैं सभी बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 44 में। किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 324 के तहत होता है। हम लोग अगले और 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला और 30वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वोट किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्या है? एक व्यक्ति एक वोट किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट लोकतंत्र का उदाहरण है। किसका है? लोकतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1951 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था। ये सब प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई हैं, इसलिए आज का वीडियो तो बिल्कुल देखना ना भूलें, बिल्कुल देखना ना भूलें। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों भारत की मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारत की मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को। अगर हम इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। सभी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है एयर इंडिया। कौन है? एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला और 35 नंबर प्रश्न है कि गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्य रूप से किस पर आधारित है? गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो गरीबी रेखा का क्या है? निर्धारण मुख्य रूप से उपभोक्ता स्तर पर, उपभोग स्तर पर निर्धारित है। किस पर आधारित है? उपभोग स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा दिख सके। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी की वह स्थिति जब लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम न कर पाएँ। बेरोजगारी की वह स्थिति जब लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम न कर पाएँ तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। उससे हम क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। तो छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न और 37 नंबर प्रश्न है, मनरेगा योजना किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों मनरेगा योजना किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था। नहीं दोस्तों, ये 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर गलती है, इसमें ऑप्शन 2006 में लागू हुआ था। उसके बाद हम अगले प्रश्न, नरेगा का शुरुआत हुआ था
2006 में, लेकिन मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। मनरेगा नाम रखा गया था कब? 2009 में, लेकिन इसका शुरुआत कब हुआ था मनरेगा? तो 2006 में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 7 नंबर फिक्स हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर भी आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, एकदम अंत तक देखें और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम आप लोगों को बार बार पूरा वीडियो देखने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? दोस्तों, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो दोस्तों, मुद्रा का आधुनिक रूप है कागजी नोट और सिक्के। अभी के समय में क्या कर जाए? कागजी नोट और सिक्के। आधुनिक रूप क्या है? तो कागजी नोट और सिक्के। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO करता है। कौन करता है? CSO। इसको हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं इसे। क्या हम कहते हैं? CSO को, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? तो दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ब्लैक सॉइल का मतलब यहाँ होता है दोस्तों काला मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल का मतलब यहाँ क्या है? तो काली मिट्टी है। तो ये पूछने का इसका मतलब सीधा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए होता है? कपास के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कपास के लिए। ब्लैक सॉइल का मतलब काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2014। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, और 46 नंबर प्रश्न, ओडिशा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, ओडिशा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ओडिशा का प्रमुख बंदरगाह कौन है? पारादीप है। पारादीप कहाँ है? तो ओडिशा में। ओडिशा में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट है। ये सभी प्रश्न बहुत ही वीवीआई हैं, बहुत ही वीवीआई हैं। इसलिए आज का वीडियो पूरा देखें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। आज का बहुत ही वीडियो एक खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो दोस्तों, जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। किस राज्य में है? बिहार में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में है। अगर हम सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। जनसंख्या में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा है। जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरा है। क्या है? तीसरा है, तीसरा स्थान है। जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में बिहार का पहला स्थान है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की परियोजना आयोग को कब समाप्त किया गया है? भारत की योजना आयोग को कब समाप्त किया गया है? भारत की योजना आयोग को कब समाप्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत की योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो 2015 में समाप्त किया गया। कब किया गया? 2015 में
समाप्त किया गया? भारत की योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2015 में। अब हम लोग अगले और 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न आज का है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ये प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? तो कमेंट में इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए।